नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर से। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महारैली करेगी। पार्टी ने दावा किया है कि इस महारैली में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2011 में केजरीवाल ने रामलीला मैदान से जनता को संबोधित किया था। ये समय अन्ना आंदोलन का था। अब ठीक 12 साल बाद वो इस मैदान से किसी राजनीतिक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। हालांकि बीच बीच में उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये महारैली केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ है, लेकिन कह सकते हैं कि केजरीवाल लोकसभा 2024 के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी समर्थन जुटा रही है। उसी कड़ी में आज महारैली का आयोजन किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ अहम तैयारियां की गई हैं? पार्टी की तो क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से दिल्ली सरकार को उनके अधिकार मिलते हुए नजर आए थे, मगर केंद्र सरकार के द्वारा दोबारा से कहीं ना कहीं अध्यादेश लाया गया, जिसके खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम से कहीं ना कहीं नाराज भी होती नजर आई। क्योंकि जिस तरीके से नया अध्यादेश लेके आया गया है, उसके बाद फिर दिल्ली सरकार के जो अधिकार थे वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के हाथ में पहुंच चुके हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम जनता की बात करें तो आम जनता कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कहीं ना कहीं पिसती नजर आ रही है। और जिस तरीके से आज महारैली का आह्वान किया गया है दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, और इसके अंदर लगभग 1 लाख लोग जो है वो शामिल होंगे। मगर पूरे देश के अंदर जो बात करें, आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है या वो बड़े नेता है वो इस रैली के अंदर शामिल होंगे। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की या फिर कहे पंजाब के सीएम भगवंत मान की, तो वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर उपस्थित रहेंगे। मगर तमाम सुविधाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं जो जानकारी आई है कि दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षा बल जो है वो रामलीला मैदान के पास तैनात रहेंगे ताकि किसी को भी वहां पर नहीं आने दिया जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो महारैली की जा रही है उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जरूर कहीं ना कहीं मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर 2024 के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर विपक्षी नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी कहीं ना कहीं एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के कहते बातचीत के बाद कहीं ना कहीं 10 पार्टियों का समर्थन भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। मगर यहाँ पर बात करें महारैली की, तो महारैली को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो अध्यादेश लाया गया है उसको काला अध्यादेश जो है वो बताया जा रहा है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें, लगातार विपक्ष को एकजुट करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है। बीते दिनों में भी देखा गया जिस तरीके से नेताओं से मुलाकात की गई, अरविंद केजरीवाल ने कई नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद इस तरीके से आज महारैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों के भी कुछ नेता आज इस महारैली में शामिल हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा विपक्षी पार्टियों से कहीं ना कहीं बैठक की गई थी, बातचीत की गई थी, ममता बनर्जी की बात करें या फिर क्या है जेडीयू की बात करें, तो तमाम जो नेताओं से जरूर कोशिश की गई थी। मगर देखना होगा जो 10 पार्टियों को समर्थन मिला है आम आदमी पार्टी को, क्या आज की महारैली के अंदर क्या वो भी उपस्थित होंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरा, रामलीला मैदान के अंदर लगभग 1 लाख लोगों के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लगातार कोशिश की जाएगी कि किसी को भी व्यक्ति को अंदर बिना प्रवेश के अंदर न जाने दिया। मीडिया के लिए भी कहीं ना कहीं पास का इंतजाम किया गया है, वो भी उसी तरीके से जा सकते हैं ताकि तमाम जो जानकारी है वो इसी तरीके की मिल पा रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल या फिर कहे भगवंत मान दोनों ही रामलीला मैदान के अंदर मौजूद रहेंगे। तमाम मंत्रियों की बात करें, नेताओं की बात करें, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ जो मोर्चा खोला जा रहा है या फिर कहे जो आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं जनता को जगाने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा जो विकास कार्य है, चाहे वो स्कूलों की बात करें या मोहल्ला क्लिनिकों की बात करें, महिलाओं के लिए बसों के अंदर सुविधाओं की बात करें, बिजली पानी की बात करें, तमाम सुविधाओं को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है उसके द्वारा कहीं ना कहीं आम जनता तक सुविधाएं जो है
वो कहीं ना कहीं रोकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोबारा से कहीं ना कहीं फाइलों का या फिर कहे अधिकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को दिए गए हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ जो है वो अब महारैली कर रही है। और इस महारैली की शुरुआत जो है वो आज से की जाएगी, और लगभग 10 बजे के करीब जो है वो रामलीला मैदान के अंदर तमाम जो कार्यकर्ता है या फिर पूरे देश के जो के लोग हैं वो कहीं ना कहीं रामलीला मैदान के अंदर इकट्ठे होते नजर आएंगे। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है और लगातार आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है समर्थन जुटाने की, तो क्या लगता है इस तरह की महारैली करने से या विपक्षी नेताओं को एकजुट करने से केंद्र सरकार पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की कोशिश की तो वो बिल्कुल की जा रही है। लगातार अध्यादेश के खिलाफ जो है वो महारैली का पहले ही आह्वान कर दिया गया था कि महारैली की जाएगी, जिसके द्वारा पूरे देश को जगाने की कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे या फिर नेता थे वो कहीं ना कहीं डोर टू डोर जाकर लोगों को जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लोगों को जानकारी दी जा रही थी कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेके आई है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाना होगा, और उसको कानून बनने से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। यही रैली जो है वो कानून बनने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के द्वारा जो महारैली की जा रही है उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर कहीं ना कहीं 2024 के लिए विपक्षी पार्टियां जो है वो अपने आप को एकजुट कर रही है, और इसी अध्यादेश को लेकर कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी कि केंद्र सरकार की जो रणनीतियां है वो गलत है और जनता तक कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही है, जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आरोप लगाती थी कि बेरोजगारी की गई है, महंगाई बढ़ चुकी है, और आम आदमी पार्टी भी वही कह रही है कि महंगाई बढ़ चुकी है, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कार्यों को रोकने की कोशिश कर रही है, ना कि जनता के लिए सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मगर दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपने 9 साल के कार्यकाल को कहीं ना कहीं जनता तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जनता भी समझ चुकी है कि कोई भी पार्टी हो वो कहीं ना कहीं जनता के लिए कितने काम कर रही है ये जनता को भी पता है, और आने वाले समय के अंदर ही जनता ही स्पष्ट कर पाएगी कि 2024 के लिए केंद्र के अंदर कौन सी पार्टी आ पाएगी। जी वहीं राजीव, अगर बात करें रामलीला मैदान की, तो कहीं ना कहीं आज से 12 साल पहले देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने वहां से जनता को संबोधित किया था। उसके बाद आज लगभग 12 साल के बाद जिस तरीके से आज का ये महारैली का आयोजन किया गया है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की ओर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं, क्योंकि एक तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ ये जो मोर्चा खोला गया है, और दूसरा कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिए भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अब प्रचार में जुट गई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें बेशक 12 साल बाद दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और इस महारैली का सिर्फ 2 ही उद्देश्य है। दूसरा पहला है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया उसको कानून बनने से रोकने की। दूसरा यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 2024 की, तो 2024 के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर, यानी कि उनकी जो टक्कर पे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 2024 के लिए जनता के सामने अपने आप को पेश करने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जनता का विकास कार्य जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा जो जनता के लिए सुविधाएं पहुंचाई गई है, अच्छे स्कूलों को बनाने की बात की जा रही है, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात की जा रही है, यहाँ तक कि अस्पतालों को बेहतर करने की बात की जा रही है। तमाम जो सुविधाएं दी गई है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा जरूर बन सकता है। मगर देखना होगा कि 2024 के अंदर क्या जनता किसको चुनेगी, ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर करता है। मगर यहाँ पर 2024 के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं अभी से ही तैयार हो चुकी है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि 10 बजे से इस महारैली का आगाज हो जाएगा, तो क्या कुछ अहम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगभग 1 लाख कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले हैं, तो रामलीला मैदान में अभी की अगर बात करें तो क्या कुछ सुरक्षा के अहम इंतजाम हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो वो रामलीला मैदान के आसपास, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर के हर एक दायरे के अंदर भी दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो मौजूद रहेंगे। अजमेरी गेट से लेकर रामलीला मैदान और रामलीला मैदान से लेकर दिल्ली गेट तमाम जानकारियां ये मिल पा रही है कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो मौजूद है। तमाम सुरक्षा कर्मियों की बात करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ स्पेशल फोर्स की बात करें या फिर बीएसएफ की बात करें वो भी लगाई गई है। तमाम जानकारी यही मिल पा रही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि 2-2
सीएम जो है वो रामलीला मैदान के अंदर मौजूद रहेंगे, तो इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। मगर यहाँ पर आम व्यक्तियों की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो बचाने की भी कोशिश की जा रही है। लोगों को जानकारी दी गई है कि रामलीला मैदान के आसपास ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो यातायात है वो कहीं ना कहीं जाम है और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आम व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस एरिया से बच के भी रहने की बात की गई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 1 लाख लोग जो है वो रामलीला मैदान के अंदर आज इकट्ठे होंगे, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ जो है वो केंद्र आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा जो है वो महारैली के माध्यम से खोल दिया गया है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो इस तरीके की महारैली के आयोजन से कहीं ना कहीं आम लोग भी काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि यातायात सुविधा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से 1 लाख कार्यकर्ता जुटने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आम जनता की बात करें तो बेशक उनको थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर हो सकती है, क्योंकि जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के आसपास के जो रहने वाले हैं या फिर जिन्होंने वहां से जाना है तो कहीं ना कहीं उनको ये दिक्कत होगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी तैनात की गई है, तमाम जानकारी दी जा रही है। मगर अभी तक पूरी तरीके से आम जनता तक नहीं जानकारी पहुंच पाई है कि रामलीला मैदान को क्यों बंद कर दिया जा रहा है, महारैली का क्या उद्देश्य है। काफी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, मगर जो जागरूक लोग हैं उनको बिल्कुल पता है कि केंद्र सरकार के जो अध्यादेश है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है महारैली कर रही है। और इसी की जानकारी जो है वो डोर टू डोर, घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी थी। और यही चीज कोशिश की गई थी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के विकास कार्यों को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। और मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं जैसे इस अध्यादेश को अच्छा बता रही है। मगर यहाँ पर जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए देखने को मिल रही है। और 2024 के अंदर कौन सत्ता के अंदर आ पाएगा ये समय ही बता पाएगा। जी ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 19 और 20 जून को बुलाने की मंजूरी दी है। मानसा कस्बे में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र की शुरुआत 19 जून को दोपहर 2:30 बजे शोक संदेश के साथ होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को गति देने के लिए सरकार विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण कानून लाएगी। सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार लंबित आरडीएफ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धनराशि जारी करने पर रोक का मुद्दा उठा सकती है। पंजाब सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरडीएफ के लगभग 3500 करोड़ रुपए जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। मान ने पिछले महीने खाद्यान्न पर आरडीएफ और बाजार शुल्क कम करने के फैसले को लेकर केंद्र की आलोचना की थी। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि विशेष सत्र 19 और 20 जून को बुलाने को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कल मनसा में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें यह अहम फैसला लिया गया। साथ ही इस सत्र की शुरुआत अब 19 जून को होगी, जो कि दोपहर 2:30 बजे होगी और इस सत्र की शुरुआत शोक संदेश के साथ की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य के विकास को गति देने के लिए सरकार विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण कानून ला सकती है। साथ ही पिछले महीने मान ने खाद्यान्न पर आरडीएफ और बाजार शुल्क कम करने के फैसले को लेकर केंद्र की आलोचना की थी और साथ ही अब माना जा सकता है कि इस विशेष सत्र में ये मुद्दा उठाया जा सकता है। पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 19 और 20 जून को बुलाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि मानसा में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें पंजाब सरकार ने यह अहम फैसला लिया है और कहीं न कहीं अब ये विशेष सत्र 19 और 20 जून को बुलाने को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि इस सत्र की शुरुआत 19 जून को दोपहर 2:30 बजे होगी और इस सत्र की शुरुआत शोक संदेश के साथ की जाएगी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और कहीं ना कहीं 19 और 20 जून को एक विशेष सत्र बुलाने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल आकांक्षा कह रहे हैं कि 20 और 19 को अब स्पेशल सत्र जो है विधानसभा को बुलाया जाएगा और 19 और 20 को अगर बात की जाए तो सोमवार और मंगलवार पड़ता है। हालांकि सोमवार को जब विधायक घर से आते हैं तो लेट शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते जो है सेशन 19 तारीख का 2:30 बजे का रखा गया कि 2:30 बजे तक जो है सारे विधायक और नेता जो है वो टाइम पर समय पर पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं पहले जो है जो बिछड़ी हुई रूहें हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। जो शहीद हो चुके हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। पिछली बार भी देखा गया था कि जरूर श्रद्धांजलि जो है दी गई थी। हालांकि श्रद्धांजलि देने के बाद जो है आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं 19 और 20 का सेशन रहने वाला है। 19 और 20 को जो है स्पेशल सत्र जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बुलाया गया है, जिसमें कि रुके हुए जो बिल हैं उनके ऊपर मोहर जो है वो लगनी है और वहां से पास होकर कहीं ना कहीं जो है पंजाब के हित में ये बिल आने हैं। हालांकि अगर बात की जाए बिलों की तो बिलों में कहीं ना कहीं टीचरों की बात करें तो वो टीचर पक्के करने की बात हो रही है, डॉक्टर्स भर्ती करने की बात हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है हेल्थ और एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते बिल जो है विधानसभा में पास होने उसके बाद ही जो है ये भर्तियां भी होती हुई नजर आएंगी। हालांकि पंजाब के हित में ही जो है फैसले ली जाने की बात जो है आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। जी आकांक्षा। वहीं संदीप, अगर बात करें जिस तरीके से इस विशेष सत्र में कई नए कानून लेके आए जाएंगे पंजाब सरकार की ओर से, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है इसके साथ ही और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पंजाब सरकार इस सत्र में उठा सकती है? देखिए, अगर देखा जाए तो 2 दिन का सेशन है, इसमें ज्यादा जो है बातचीत नहीं होती हुई नजर आएगी विधायकों के साथ, या अगर बात करें ज्यादा बिजनेस जो है वो नहीं लाया जा सकेगा, क्योंकि अगर 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में इतना बिजनेस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि लगातार जो देखा जाए कि काफी अंदर जब बिल पास होते हैं तो बिल पास होते ही काफी जो है बहस जो है वो विरोधी दल की तरफ से की जाती है। विरोधी जो है वो जरूर सरकार को आड़े हाथे देते हुए नजर आते हैं कि ये बिल सही नहीं है, ये बिल सही है। हालांकि बिल तो जो है पास होने ही होते हैं, पर कहीं ना कहीं जो है विरोधी जो है कहीं वो निशाना जरूर साधते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते हंगामा चलता होता है। हंगामे में बिल पास हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो विरोध अगर ज्यादा हो तो विरोध में कहीं ना कहीं ये बिल रह भी जाते हैं। अगर बात की जाए पंजाब के पानियों को लेकर, पंजाब के पानी को लेकर हालांकि हर एक जो संस्था वो पंजाब सरकार को घेरती हुई नजर आ रही कि पानी जो है राजस्थान को जा रहा है और हरियाणा को जा रहा है, जिसके चलते उनको रोकने की बात जो है वो की जा रही है। हालांकि ये जो मता भी विरोधियों की तरफ से जो है विधानसभा में लाया जा सकता है कि पानी जो है वो राजस्थान को और हरियाणा को ना भेजा जाए। जी। वहीं संदीप, अगर बात करें जिस तरीके से हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने जो लोन की सीमा है उसमें कटौती की थी, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार लगातार उसका भी विरोध कर रही है, तो क्या लगता है ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया जा सकता है? देखिए, ऐसी जो केंद्र सरकार की तरफ से जो लोन जो स्थानीय सरकारों को दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो मुद्दा है वो एक अलग है, उसमें हो सकता है कि वो उठाया जा सके, पर कहीं ना कहीं जो बिलों की चर्चा है वही वहाँ पे होनी हुई जो है खाई जा रही है, और क्योंकि वर्किंग हार जो है वो कम है, जिसके चलते हालांकि जो ये मुद्दा है इस पे जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात की जा रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, उस पर जो है बात की जाए। हालांकि विधानसभा में अगर ये मुद्दा आता है तो ये पास होगा, पास होकर जो है गवर्नर के पास जाएगा, तो ये गवर्नर के पास जाने के बाद जो है ये मुद्दा सेंटर में पहुंचना होने जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी जो है गंभीर जो है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब के पास लगातार जो देखा जाए तो बजट जो है वो कम करती हुई नजर आ रही है सरकार। जी संदीप सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महाराष्ट्र के धुले जिले में अवैध रूप से बनाए गए टीपू सुल्तान की अवैध स्मारक को शनिवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया। भाजयुमों ने शिकायत की थी कि एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक
फारूक अनवर शाह ने धुले के चौक में टीपू सुल्तान का अवैध स्मारक बनाया है। शिकायत के बाद स्मारक को बुलडोजर की सहायता से हटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक धुले में 100 फीट रोड के ठीक बीचों बीच टीपू सुल्तान का स्मारक बनाया गया था। धुले के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस स्मारक को हटाने की मांग को लेकर गृह मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा गया था। इसी के साथ एसपी और नगर निगम धुले के आयुक्त को भी पत्र दिया गया था। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए और धुले शहर में नगर निगम ने डी मार्ट से बाईपास हाईवे तक 100 फीट की सड़क बनवाई है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक भी देखने को मिलता है। यहाँ टीपू सुल्तान का स्मारक बनवा दिया गया था। भाजपा युवा मोर्चा के रोहित चदोड़े ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्मारक को लेकर शिकायत की और कहा कि टीपू सुल्तान के स्मारक को हटाया जाना चाहिए। भाजयुमों ने पत्र में विधायक फारूक शाह के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के धुले जिले में एक टीपू सुल्तान का अवैध रूप से स्मारक बनाया गया, जिसको लेकर लगातार भाजयुमों की तरफ से विरोध किया जा रहा था और कहीं ना कहीं इस स्मारक को हटाने के लिए गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र भी दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि अब इस स्मारक पर बुलडोजर चल गया है और इस स्मारक को हटा दिया गया है। लगातार इसको लेकर शिकायत हो रही थी और कार्रवाई की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि धुले में 100 फीट रोड के ठीक बीचों बीच टीपू सुल्तान का एक स्मारक बनाया गया था, जिसको लेकर हिंदुत्ववादी संगठन लगातार विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री और एसपी को इस शिकायत को लेकर पत्र भी दिया गया था, जिसके बाद एसपी ने इसको लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद इस स्मारक पर बुलडोजर कार्रवाई के तहत इस स्मारक को हटा दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार टीपू सुल्तान का जो स्मारक बना था उसको लेकर विरोध था और अब उस पर बुलडोजर चला दिया गया है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल आकांक्षा जी, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से धर्म की राजनीति खेली जा रही है उस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की धार्मिक राजनीति हम किसी को खेलने नहीं देंगे और जो लगातार इस तरह के धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश को हम नाकामयाब करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र के धुले में जिस तरह से टीपू सुल्तान की स्मारक लगाई गई थी उसको लेकर महानगर पालिका ने उस पर कार्रवाई करते हुए स्मारक को अपनी जगह से हटा दिया है और उस पर थोड़ा कार्रवाई की है। इसको लेकर MIM के तमाम कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें यह बताया गया था कि करीब 100 फीट का चौड़े रोड के बीचों बीच इस तरह की जो है टीपू सुल्तान की अवैध स्मारक बिना मनपा के प्रमाण के लगाई गई थी, जो अवैध तरीके से मानी गई, पर कार्रवाई की है। जी वहीं सत्य प्रकाश, अगर बात करें इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब इस स्मारक पर बुलडोजर चलाया गया तो इसमें क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई, क्योंकि लगातार AIMIM के जो लोग थे वो विरोध करते नजर आए इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में काफी दिनों से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक भावनाओं को आग करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर संगठन पूरी तरह से एकजुट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये मुहिम चल रही है कि जो है हिंदुत्व की बात नहीं करेगा वो देश में राज नहीं करेगा। ऐसे में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना जाहिर तौर पर हिंदुत्ववादियों के लिए एक ठेस पहुंचाने वाली बात है। ऐसे में टीपू सुल्तान के उस स्मारक को तो तोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले तमाम जो है लोग एकजुट हो रहे हैं, उस पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियां क्या कुछ कर रही हैं, महाराष्ट्र की जो यंत्र प्रणाली है वो कैसे काम नहीं कर रही, क्योंकि स्मारक एक दिन में नहीं लगा बल्कि काफी दिनों के बाद यह लगा होगा। और स्मारक बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी तब क्यों नहीं मनपा को ध्यान में, तो तमाम सवाल है। लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद यह थोड़ा कार्रवाई हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें तो ये जो टीपू सुल्तान का स्मारक बनाया गया है ये कब बनाया गया था और इसको लेकर विरोध कब से देखा जा रहा है?
देखिए, टीपू सुल्तान का स्मारक महज एक हफ्ते पहले बनाया गया था, जिसको लेकर लगातार इस पर विरोध चल रहा था, क्योंकि इस धार्मिक भावनाओं को आग करने वाले माहौल में इस तरह की एक बार फिर से तस्वीरें लगा देना, क्योंकि मुंबई के मलाड इलाके में भी एक गार्डन का नाम जब टीपू सुल्तान रखा गया था, तब भी आरएसएस और बजरंग दल ने इसका विरोध किया था। आखिरकार उसका नाम बदला गया। तो ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र के धुले में भी इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आई, जहाँ पर टीपू सुल्तान की स्मारक लगाकर चौराहे पर जो है लोगों को बताया गया कि टीपू सुल्तान यहाँ के जो पहले राज किया करते थे। इस तरह की तस्वीरें जो है बयां की गई, जिस पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा अमल करके इस पर थोड़ा कार्रवाई की गई। ठीक है, सत्य प्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के अपने भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का पूरा लाभ सभी क्षेत्रों और लोगों को मिल सके, इसके लिए हमें तत्परता से जुटे रहना होगा। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही या शिथिलता और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही जिले के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और सतर्कता विभाग को ऐसे मामलों पर निरंतर प्रभावी निगरानी रखकर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों को क्षेत्र पंचायत और तहसील दिवसों में अनिवार्य रूप से भाग लेकर जनता की समस्याओं का प्रभावी और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए समर्पित होकर जुटना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और उत्तरकाशी की बात करें तो उन्होंने वहां भी समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए हैं। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो समय समय पर हर उत्तराखंड के 13 जिलों में भ्रमण लगातार उनका जारी है और उत्तरकाशी जिले के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में जिले के अधिकारी से बैठक करके विभिन्न जो विकास की जो योजना है उसकी समीक्षा बैठक यहाँ पर की है और उन बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की अपेक्षा उनके द्वारा की जाती है। अधिकारियों से विकास की जो योजनाएं हैं और जन कल्याण योजनाओं को पूरी तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जाए, उसके लिए लगातार काम किया जाना है और उसको लेकर के तत्परता दिखाते हुए कहीं ना कहीं अधिकारियों को जुटना जो यहाँ पर जुटना है और उसको लेकर हम तमाम यहाँ पर बैठक की गई है, तमाम यहाँ पर सुझाव दिए गए अधिकारियों से भी और क्योंकि जो जनता है उसको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और जो विकास कार्य जो अभी से चल रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जाए, इसको लेकर लगातार यहाँ बैठक की गई है। और मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान यहाँ रात की चौपाल भी लगाई है। चौपाल के दौरान जो गाँव के लोगों के साथ बैठ के बातचीत करी है, उनकी समस्याएं सुनी, तो पूरी तरीके से अपने दौरे के दौरान पुष्कर धामी ने उन सभी चीजों को कहीं ना कहीं छुआ है जो आम जनता जो एक मुख्यमंत्री से चाहती है और मुख्यमंत्री लोग बीच में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं तो एक कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जनता का भी बढ़ता है और उसी आत्मविश्वास के चलते उत्तरकाशी जिले के जो लोग हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से चौपाल में उन्होंने बैठे और लगातार बातचीत की और समस्या अपनी सुनाई और समस्याओं को कहीं ना कहीं हाथों निस्तारण भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया है और जो समस्याएं जो यहाँ पर अधिकारियों के लेवल की थी उन अधिकारियों को निर्देशित किया गया और पूरी तरीके से जो विकास और योजना जो उत्तरकाशी के अंदर चल रही है उन पर कहीं ना कहीं लगातार काम करने के निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए। जी वहीं अमित, अगर बात करें लगातार जो धामी सरकार है वो भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त नजर आ रही है, इसको लेकर भी कई बड़े निर्देश दिए हैं। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो वहां पर अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि उत्तरकाशी में भी कई तरह के अतिक्रमण देखने को मिले हैं और लगातार जिस तरीके से धामी सरकार इसको लेकर काम कर रही है तो वहां क्या बड़े निर्देश दिए गए हैं?
देखिए, क्योंकि बात की जाए उत्तरकाशी के अंदर यहाँ पर जो जिला है, यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी जिला है और यहाँ पर टूरिस्ट स्थान आते हैं इस जिले के अंदर, तो यहाँ के लोगों क्या दिक्कतें हैं और जो काम कराने को लेकर के अगर यहाँ पर किसी प्रकार से यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार सामने आता था उसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ विजिलेंस की जो टीम है उसको सक्रिय किया गया है और यहाँ पर जो सहायता नंबर है वो भी दिया गया। अगर किस प्रकार से कोई शिकायत होती है तो उसको यहाँ पर साझा किया जाता अधिकारी के साथ और पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का साफ तौर से कहना था कि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार जो यहाँ पर लगातार जो उसको मुक्त करने की बात लगातार की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से और कई कठोर कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा बैठक में यहाँ पर भाग लिया गया, उसमें लगातार यहाँ पर जो कार्य की प्रगति का ब्यौरा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सामने उनके द्वारा रखा गया है और यहाँ पर जो तमाम तरीके से बात की है, जो प्रस्ताव भेजने के निर्देश यहाँ पर धामी ने दिया है उसमें जिले में टीवी मिशन को भी शामिल किया जाएगा, इसको लेकर भी उन्होंने संकेत दिए हैं और पूरी तरीके से जो प्रगति का ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों के द्वारा रखा गया है और जो काम अभी चल रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रखा गया और जो कामों की जो गति है वो धीरे ना हो उसको तेज किया जाए, उसको लेकर लगातार निर्देशित किया है और कठोर कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि अगर काम पूरे नहीं होते और किसी पर शिकायत आती तो उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी जरूरी, उसको लेकर लगातार यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं पुष्कर धामी और जनता के साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव यहाँ पर उनका दिखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अमित, अगर बात करें जिस तरीके से आपने बोला कि पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं जन चौपाल भी लगाया था और लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया, तो उत्तरकाशी जिले की जनता की ओर से क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं? देखिए, रात्रि चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोगों के बीच जमीन में बैठ करके प्रति व्यक्ति से उनकी जन समस्याएं सुनी है। उन्होंने सरकार की योजनाओं में प्रशासन के द्वारा किए जा रहे जो कार्य है उसको आम जनता के बीच बैठकर समझा जा सकता है, ये बात बोली है। और साथ ही राज्य सरकार द्वारा सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को यहाँ पर लखपति बनाने का जो कार्य सरकार कर रही है उसको लेकर के यहाँ पर बातें आई हैं सामने और राज्य के अंतर्गत रोजगार के साथ ही युवा स्वरोजगार की ओर बड़े इसको लेकर के भी तमाम कार्य किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जो यहाँ पर उत्तरकाशी जिला विकास की जो नई ऊंचाइयों को कहीं ना कहीं छुआ जाए, इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है और जो स्वरोजगार कहीं ना कहीं देने की लगातार बात की जा रही है उसकी तरफ लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो, उसको लेकर के लगातार यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है। उनकी तरफ से यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की तरफ से योजनाएं हैं लोगों के लिए उनको कहीं ना कहीं जन जन पहुँचाया जाए, उसको लेकर के वो भी लगातार लोगों से मिल रहे, जन चौपाल लगा रहे, समस्याएं सुन रहे हैं और आगे किस प्रकार से उत्तरकाशी के अंदर काम होने जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर बैठक भी की गई है। लोगों से जन समस्याएं भी सुनी गई है, उनसे काम भी सुने गए हैं। तो पूरी तरीके से जनता के साथ बैठ करके अधिकारियों के साथ बैठ करके यहाँ पर कामों का विकास जायजा दिया गया है और लोगों का कहीं ना कहीं मन टटोलने का काम भी यहाँ पर किया है। ठीक है अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग के बाद अब बारी रायपुर संभाग की है, जहां कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन होने जा रहा है। आयोजन के लिए सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम को चुना गया है। यहां सुबह 11 बजे से कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा, जिसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी की महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी के सचिव चंदन यादव, संयुक्त सचिव और सह प्रभारी विजय जांगीड़ और सूबे के तमाम मंत्री, नेता, पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बता दें कि रायपुर के बाद 13 जून को अंबिकापुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इसके बाद जिले और विधानसभा स्तर पर भी बैठक और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और पूरी तरह से चुनाव पर फोकस करते हुए ये सारे कार्यक्रम कांग्रेस आयोजित कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से कोशिशें की जा रही हैं और आज कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन होने जा रहा है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी।
तौर पर छत्तीसगढ़ में इस साल आखिरी महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसे देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी बुगिल फूंक दिया है। ये कहा जा सकता है कि चुनाव के जो समर है वो तैयार हो चुका है और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में संभागीय सम्मेलन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत के मंत्र दे रहे हैं। इसी सिलसिले में बता दें कि छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग के बाद अब रायपुर संभाग की बारी है, जहां आज संभागीय सम्मेलन का कांग्रेस का आयोजन है, जहां कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में रखा गया है और ये कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा। बता दें कि इसमें तमाम तरीके के जो उद्बोधन है वो कांग्रेस नेताओं का रहेगा, जिसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बीजेपी की 15 सालों की नाकामी कार्यकर्ताओं को बताएंगे। तो वहीं कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन जो मंत्री है वो बातचीत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सरकार की उपलब्धियां है इन 4.5 सालों में वो गिनाएंगे। इसके साथ प्रदेश प्रभारी जो कुमारी शैलजा है वो 9 सालों में जो विफलताएं हुई हैं केंद्र सरकार की उनको गिनाएंगे। तो तमाम तरह की योजना बनाई गई है और आखिरी महीने में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ बीजेपी यहाँ सत्ता में वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, वही कांग्रेस अब दोबारा अपनी सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटी हुई है और लगातार संभागीय सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे और लगातार सभी नेता है वो चाहे वो नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो सभी से 1-to-1 चर्चा करे। जी वही टिकेश, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार ये संभागीय सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो आज का ये जो रायपुर में संभागीय सम्मेलन है इसमें कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, इसमें साफ तौर पर है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा वो लगातार इन सभी संभागीय सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच रहे, संगठन जो के बारे में चंदन यादव जी है वो लगातार बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकामी वो बता रहे हैं और तमाम जो AICC के जो मेंबर थे वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि लगातार कांग्रेस में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारियां हैं और पूरी तरीके से तमाम जो नेता है उनका डेरा छत्तीसगढ़ में जमा हुआ है और ये नारा भी गूंज रहा है कि 75 पार इस बार विधानसभा का लक्ष्य है और इसके लिए कमजोर परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट काटने की भी सहमति लगातार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं टिकेश, अगर बात करें जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि एक ओर बीजेपी की ओर से 9 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं, वहीं कांग्रेस भी इस तरीके के सम्मेलन करके लगातार बीजेपी की नाकामियों को जनता के बीच में लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या लगता है इसका असर विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखने को मिलेगा? लगातार छत्तीसगढ़ में सत्ता सम्मेलन और सियासत लगातार जोरों पर है और इस तरीके से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों की जो उपलब्धियां उसको गिना रहे जनता के बीच में जाकर लाभार्थियों का सम्मान करें, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है वो लगातार कार्यकर्ताओं सम्मेलन के माध्यम से बूथ स्तर हो फिर विधानसभा स्तर हो लगातार अपनी पैर जमाने के लिए अपनी जो सत्ता है उसको बचाने के लिए लगातार कवायद जारी है। वही सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी की लगातार संघर्ष है और तमाम तरीके की जो यहाँ पर रणनीतियां तैयार किए गए, मुद्दे तैयार किया गया किन किन मुद्दों पर लोगों से चर्चा करना है। कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी और कांग्रेस हो सभी अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ ये बड़ी बात है कि उनको जो मुद्दे हैं वो लगातार समझाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग इसको कहा जा सकता है। विधानसभा चुनाव की लगातार तैयारी दोनों पार्टी जुटी हुई है। ठीक है टिकेश वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वच्छता के लिए सीवरेज प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है। पेयजल सुविधा को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन विकास में सीवरेज प्रणाली की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूषित पानी को दोबारा उपयोग में लाने के लिए उसको ठीक से इकट्ठा करना और उसका उपचार जरूरी है। ऐसा ना करने की स्थिति में गंभीर जल प्रदूषण की समस्या की आशंका होती है। उन्होंने कहा कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और इसका कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य के 5 कस्बों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने का निर्णय लिया है, जिनमें मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग शामिल है।
ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है वो अहम कदम उठा रही है और अब भी 5 कस्बों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि स्वच्छता के लिए सीवरेज प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है और पेयजल सुविधा को भी प्राथमिकता सदैव दी जाती है। और इसी क्रम में अगर आपको बताएं कि 5 कस्बों का चयन किया गया है, 5 टाउन्स का हिमाचल में चयन किया गया है, जहाँ पे सीवरेज प्रणाली की जो है बेहतर सुविधा वहाँ पे प्रदान करने का जो है सरकार ने निर्णय लिया और साथ ही जो पेयजल की सुविधा है वहाँ पे उसको भी सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। और इन जो कस्बों में मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाल ही में इन कस्बों में बेहतर सीवरेज सुविधाओं को विकसित करने और मनाली और पालमपुर में पेयजल आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकार ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी सेंकडिस डी डेवलपमेंट के साथ 817 करोड़ रुपए की परियोजना पे समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि 612 करोड़ रुपए अभी एफडीओ की ओर से दिए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार 204 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। और इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं इन 5 कस्बों में सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे और सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा, जिससे कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट का दोबारा उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 425 करोड़ रुपए से एफएडी द्वारा 340 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जाएगा और दूसरे चरण में 371 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से एएफटी 272 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। और जब ये परियोजना शुरू हो जाएंगी तो ये जो 5 कस्बे हैं इनमें बेहतर जो है अभी सीवरेज व्यवस्था जो है कनेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जो 2 है पालमपुर और मनाली, वहाँ पे पेयजल की जिस तरह लगातार जो है वो कमी चल रही है और जिस तरह वहाँ पे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर किया जाएगा और पेयजल व्यवस्था भी सुदृढ़ बनाई जाएगी। जी वहीं टीना, अगर बात करें जिस तरीके से बताया जाता है कि पानी का उपयोग अगर सही से ना किया जाए तो जल प्रदूषण की स्थिति पैदा हो जाती है, तो हिमाचल की अगर बात करें जिस तरीके से लगातार मौसम में भी बदलाव है और बारिश भी हो रही है, तो हिमाचल में अभी की क्या स्थिति है जल प्रदूषण को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल में एक समय ऐसा भी था जब काफी गंभीर रोग पीलिया से ग्रसित हो गए थे लोग, क्योंकि जो जल था उसकी सही से जो है उसका उपचार नहीं किया गया था उससे पहले और इसके कारण जो है काफी जो गंभीर जल प्रदूषण की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई थी। और अभी की अगर हम बात करें जिस तरह लगातार जिस तरह बारिशें हैं या जैसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं या जो गिरी है या अन्य नदियां हैं जहाँ से पानी शिमला के लिए सप्लाई किया जाता है या अन्य जिलों की बात करें जहाँ पानी की व्यवस्था की जाती है, लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है, वहाँ पे प्रॉपर एक जो व्यवस्था है वो सरकार ने बनाई है। और अभी अगर नई सरकार की बात करें, कांग्रेस सरकार ने हाल ही में कहा था कि जो पानी की जो उपचार की व्यवस्था है बांटने से पहले, जो लोगों को देने से पहले जो उसका उपचार है वो सही तरीके से किया जाए, उसके लिए अत्याधुनिक तरीके से उसका उपचार किया जाएगा और उसके लिए एमओयू भी साइन किया गया था और आने वाले दिनों में वो व्यवस्था यहाँ हिमाचल में जो है वो लागू हो जाएगी। अभी तक जो है ट्रीटमेंट एमसी जो करता है वो बांटने से पहले जो व्यवस्था रहती है वो ट्रीटमेंट करके पानी दिया जाता है ताकि जो लोगों तक साफ सुथरा पानी पहुंचे और जो जल जनित जो रोग है उनसे बचाव किया जा सके। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, वो लगातार लोगों को आगाह भी करता रहता है कि बारिशों के दिनों में पानी उबाल कर पिए और इस तरह के जो जल जनित रोग हैं उनसे दूरी बनाए रखने के लिए प्रॉपर व्यवस्था, पानी अपने बिहार पे भी जो लोग हैं उसके पानी की उपचार करें, उसका पीने से पहले उसको उबालें, अन्य जो तरीके होते हैं उससे पानी को साफ करें, स्वच्छ पानी पिएं ताकि जो जल जनित रोग है उससे बचाव किया जा सके। जी ठीक है टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने राजौरी में लगातार बढ़ रहे आतंकवाद और हो रहे आतंकी हमलों पर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा सरकार फेल हो चुकी है। एलजी राज में जनता और आम लोगों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहां थे। उन्होंने उस समय केंद्र सरकार का समर्थन किया था और आज वो अन्य दलों से समर्थन मांग रहे हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी जानकारी लेने के बाद चुनाव की घोषणा करने की बात कही थी। आयोग ने वो जानकारी अभी तक क्यों नहीं ली, ये बात हमारी समझ से परे है। प्रदेश में अन्य सियासी पार्टी से गठजोड़ कर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल तो बजने दीजिए। चुनाव का बिगुल बजेगा तो उसके बाद अन्य साथियों के साथ भी सलाह की जाएगी। देते हुए जाहिर सी बात है भाजपा तैयार नहीं है। तैयार होती तो इलेक्शन हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि होम मिनिस्ट्री से उनको सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक तो शायद वो जानकारी हासिल ही नहीं की। क्यों नहीं की समझ में नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो उसको भरने का काम क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं अब इस सवाल का जवाब अब इसके बाद दूंगा नहीं। इलेक्शन होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कोई नहीं ना। हालांकि हम इंतज़ामिया से उम्मीद करेंगे कि चेकिंग जल्दी से जल्द हो, कि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन आपने खुद देखा पिछले दिनों इस इलाके के क्या हालात रहे, किस तरह यहाँ मिलिटेंसी बढ़ गई है। अगर मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ये सीधी सबूत है कि इंतज़ामिया फेल हो चुकी है, कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बेहतर होने के बजाय इसमें ख़राबी आई है। तभी तो जाके आज लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जो इससे पहले शायद नहीं करना पड़ रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक तो यहाँ के हालात जो हैं उन पे नज़रसानी डालनी होगी, और दूसरा उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। बदकिस्मती, मुझे अपनी बात ख़त्म करने दीजिए ना। बदकिस्मती से गवर्नर रूल में लोगों के और हुकूमत के दरमियान जो तालमेल है उसमें एक अनबन सी हो जाती है, एक फासला आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज़ ऑल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, लगातार राजौरी में आतंकी हमले हो रहे हैं और उसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए जब से धारा 370 को हटाया गया है उसके बाद से लगातार मांग उठती रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाए, क्योंकि एक राज्य जो है उसको यूटी का दर्जा दे दिया गया है। और इसी को लेकर कई बार कई सियासी पार्टियां जो हैं वो सवाल उठा चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने भी कई बार कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, और खास करके कई बार उन्होंने कहा है कि हम चुनावों की भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव नहीं हो रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं कहा है कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट देने को कहा था कि सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद चुनावों की घोषणा जो है वो की जाएगी, लेकिन अभी तक चुनाव जो है वो नहीं हो रहे हैं। वहीं उन्होंने आतंकवाद, जिस प्रकार से राजौरी और पुंछ में आतंक की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर भी चिंता जताई और कहा कि मौजूदा सरकार जो एलजी सरकार है वो कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है, और जिसकी वजह से एलजी और आम जनता के बीच में दूरियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और इसको लेकर अगर चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाता है तो चुनी हुई सरकार आएगी, इससे आम लोगों की समस्याएं जो हैं वो हल हो पाएंगी। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब धारा 370 हटाई गई थी उस समय हमने कई पार्टियों से समर्थन मांगा था, लेकिन उस समय समर्थन नहीं दिया गया है। आज वह अन्य दलों से समर्थन मांग रहे हैं, तब कहाँ थे? तो कहा जाए तो केजरीवाल को भी उन्होंने अपने वक्तव्य में लपेटे में लिया है, और कहा जाए तो गठजोड़ की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव होते हैं
तो अन्य पार्टियों के साथ भी बैठकर बातचीत होगी कि कौन सा दल उनके साथ आएगा। पर सबसे पहले बात यह है कि अगर चुनावों का बिगुल बजता है तभी ये बातचीत हो पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के 9 साल, उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार विकास के दावों का 9 सालों में उन्होंने विकास किया है। तो विकास कहाँ पे है? साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव के खिलाफ ही लड़ेगी और खास करके उन्होंने जिस प्रकार से भाजपा ने अपने 9 साल की कहा जाए नारे लगा रही है, वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आकांक्षा, ठीक है। रविंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।